गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं इंदु आसेरी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आज हम बात करेंगे से के बाजार नियम की। प्रोफेसर जेबी से, जो एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रेट द इकोनॉमिक पॉलिटिकल में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाजार नियम का प्रतिपादन किया, जो प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्र का एक अविभाज्य अंग और उनके उत्पादन और रोजगार सिद्धांत का आधार माना गया। से ने अपने बाजार नियम में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है। इसलिए अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो उनके लिए मांग का बाजार अपने आप उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से कभी भी अति उत्पादन नहीं होता। जब अति उत्पादन नहीं होगा तो बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। चूँकि प्रतिष्ठित सिद्धांत है, इसलिए दीर्घकालीन मान्यता को लेकर चलते हैं और उनका ये मानना था कि दीर्घकाल में बाजार में पूर्ति एवं मांग एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जेबी से ने खुद यह कहा है कि ज्यों ही किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तत्काल वह अपने मूल्य के बराबर अन्य वस्तुओं का निर्माण कर देती है। उत्पादक जैसे ही वस्तु का उत्पादन करते हैं, वह तुरंत उसे बेचने के लिए इच्छुक होता है तथा उत्पादन को बेचकर जो मुद्रा उसे प्राप्त होती है, उसे भी व्यय करने के लिए वह तत्पर रहता है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य नाशवान है और मुद्रा से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र उपाय यह है कि किसी भी वस्तु को खरीदा जाए। इस प्रकार जेबी से ने अपने बाजार नियम का आधार स्पष्ट करते हुए यह कहा कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। अति उत्पादन अर्थव्यवस्था में नहीं हो सकता है। पूर्ति अपने आप मांग उत्पन्न करती है। परिणाम स्वरूप जो रोजगार है वह सभी लोगों को मिलता है, कोई भी बेरोजगार नहीं रहता है। से का जो बाजार नियम है वह वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसके आधार पर अर्थव्यवस्था में यह नियम पूर्ण रूप से लागू हो सकता है, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में बचत करना बहुत मुश्किल है। उत्पादन का उद्देश्य व्यक्तियों की वस्तु और सेवाओं संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि है। इसलिए वस्तु विनिमय व्यवस्था जहाँ होती है, वहाँ लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तु का या तो खुद उपभोग कर लिया जाता है या दूसरे व्यक्तियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का वो विनिमय करते हैं। अतः वस्तुओं का संचय तो हो नहीं सकता, इसलिए अर्थव्यवस्था की कुल पूर्ति सदैव उस कुल मांग के बराबर होती है। अगर अर्थव्यवस्था में मौद्रिक व्यवस्था हो तो क्या से का बाजार नियम लागू होगा? जेबी से के बाजार नियम के अनुसार वस्तु विनिमय प्रणाली वाली अर्थव्यवस्था के लिए ही यह नियम है, लेकिन अगर मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए और यह मान लिया जाए कि वस्तुओं की भांति मुद्रा का भी संचय नहीं किया जा सकता, तो मौद्रिक अर्थव्यवस्था में भी से का बाजार नियम उसी तरह से लागू हो सकता है जिस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली में से का नियम लागू होता है। अब यह जो से का नियम है वो बाकी सभी नियमों की तरह कुछ मान्यताओं को लेकर ही चलता है। वो मान्यताएं क्या क्या है? उनमें से एक तो है कि बाजार जो है वो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है। मूल्य और लागतों, मूल्यों और मजदूरी, उनके बीच उचित संबंध है। वस्तुओं और सेवाओं के विभिन्न प्रकार के उत्पादन और उनके मूल्यों के बीच उचित संतुलन है। सरकार जो है वो आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है। बाजार का जो विस्तार है बहुत बड़ा है, आकार जो है वो बहुत बड़ा है। बचतें जो हैं अपने आप निवेश कर दी जाती है, कोई बचाता ही नहीं है कुछ अपने पास। आय का जो फ्लो है उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती है। अगर ये मान्यताएं हो
तो से का बाजार नियम जो है वो लागू होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो से के बाजार नियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये है कि अर्थव्यवस्था अपने आप समायोजित और संचालित होती है। अति उत्पादन असंभव है। अति उत्पादन तो तभी हो सकता है जब बाजार में मांग ना हो, लेकिन हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जब उत्पादन बढ़ता है तो साधनों की आय भी बढ़ती है, उस कारण से उनकी मांग पैदा हो जाती है और उत्पादन जो है, उत्पादित माल जो है वो अपने आप बिक जाता है। तो इस स्थिति में अति उत्पादन तो आ ही नहीं सकता, इसलिए मंदी भी नहीं हो सकती और बेरोजगारी भी नहीं होगी। अर्थव्यवस्था में जो साधन बेकार पड़े हैं उनको भी प्रयोग में लाया जा सकता है, वो अपनी कीमत स्वयं निकाल सकते हैं। जब बेकार पड़े साधनों को काम में लगाया जाता है तो उसकी सहायता से कुछ न कुछ उत्पादन अवश्य होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में इतनी आय बढ़ जाती है कि साधनों का भुगतान किया जा सकता है। ब्याज को उन्होंने इस तरह से कहा कि ब्याज की दर वह संयंत्र है जो बचत और निवेश में संतुलन स्थापित करती है। ब्याज की दर के द्वारा हम बचत और निवेश में समानता स्थापित कर सकते हैं। मजदूरी में जो लचीलापन है, उस लचीलेपन के कारण हम पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में मदद ले सकते हैं। मुद्रा को उन्होंने ये माना कि सिर्फ विनिमय का माध्यम है। उत्पादन को किसी भी सीमा तक हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। पूंजी निर्माण की कोई सीमा नहीं है। ये तो था से का बाजार नियम। पिगू ने इसमें थोड़ा सा सुधार किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के समय यदि मजदूरी की दर को घटाया जाए तो समस्त अनैच्छिक बेरोजगारी समाप्त हो सकती है। उनका ये मानना था कि जब तक मजदूर अपनी सीमांत उत्पादकता से अधिक मजदूरी की मांग नहीं करते, तब तक अर्थव्यवस्था में सामान्य बेरोजगारी उत्पन्न नहीं हो सकती। श्रम और उत्पादन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता के कारण परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने ये तर्क दिया था कि अनैच्छिक बेरोजगारों के कारण मजदूरी दर में कमी आती है, जिसके कारण मूल्य में भी कमी आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ने के कारण उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और उससे अधिक लोगों को कम मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि समस्त श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो जाता और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की साम्य अवस्था में स्थापित नहीं हो जाती। पर कुछ अर्थशास्त्रियों ने से के बाजार नियम की आलोचनाएं की कि पूर्ति जो है वो स्वयं अपनी मांग पैदा नहीं कर सकती। हमारा आज का सिस्टम क्या कहता है? तो मांग स्वयं अपनी पूर्ति पैदा करती है, पूर्ति अपनी मांग पैदा नहीं करती है। मांग जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग पूर्ति की जाती है। अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन असंभव है, इस बात के लिए भी आलोचना की गई। अभी भी हम देखें कोरोना काल में मार्केट में सामान पड़ा है लेकिन मांग नहीं है, तो जो उत्पादन था वो ही पहले से नहीं बिक रहा है तो दोबारा उत्पादन क्यों किया जाएगा? तो अति उत्पादन की स्थिति तो किसी भी परिस्थिति में आ सकती है। बचत और निवेश हमेशा समान रहें यह भी जरूरी नहीं है। मांग अपनी पूर्ति स्वयं ही पैदा करती है। उन्होंने पूर्ण रोजगार की मान्यता ली, वो भी काल्पनिक है। मुद्रा को उन्होंने सिर्फ विनिमय का माध्यम माना, वो भी गलत है, क्योंकि मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम नहीं है, उसमें संचय का भी गुण होता है। आजकल सारी अर्थव्यवस्थाएं कल्याणकारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो कल्याणवादी अर्थव्यवस्था के लिए तो सरकार का हस्तक्षेप अनिवार्य होता ही है, लेकिन उन्होंने राज्य के हस्तक्षेप या सरकारी हस्तक्षेप को नकारा, तो इस बात के लिए भी उनकी आलोचना की जाती है।